गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पार्ट 8 ऑफ द जनवरी मार्च सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशंस में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसको कि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 में मैं आपको ये गारंटी देख सकता हूं कि पिछले जो पार्ट में हमने लर्निंग की थी उससे ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे इंटरनेशनल रिलेशन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूएस ने कुछ चाइना की कंपनीज को ब्लॉक करा है, इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे, क्या इफेक्ट रहेगा चाइना की इन कंपनीज पे इस यूएस के डिसीजन का। फिर हम डिटेल में समझने वाले हैं ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। ओपन स्काई ट्रीटी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ आई थी, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पे। यूएस और रशिया इन्वॉल्व है, इतना बता देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा इसका वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। इसको हम डिटेल से समझेंगे। फिर हम समझेंगे ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये आ गई है इन्फोर्स में, यूएन ने इसको अप्रूव कर दिया था, तो ये अब आ गई है, पूरी पहली ट्रीटी बन गई है वर्ल्ड की जो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करती है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज साथ में रही ट्रीटी को पास कराने में, कौन कौन सी कंट्रीज अगेंस्ट में रही, पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर हम देखेंगे मरीन टाइम इंडिया समिट 2021 के बारे में जानेंगे। एक रेफरेंडम हुआ था बुर्का बैन का इन स्विट्जरलैंड, उसका नतीजा क्या रहा वो देखेंगे हम। फिर हम जानेंगे सऊदी ऑयल रिफाइनरी अटैक, यानी कि सऊदी अरेबिया में एक ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर दिया था, किसने किया, क्यों किया, उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट क्वाड समिट हुआ है, वर्चुअल समिट रहा है, इस समिट का क्या नतीजा रहा, क्या क्या डिस्कशंस हुई, ये देखेंगे। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, आपको समझने में डेफिनेटली नई चीज़ रहेगी। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम जानेंगे यूएनएचआरसी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो क्या है वो देखेंगे। मैसिव शिप एक स्टक हो गई थी स्वेज कैनाल में, बहुत से लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, ये बहुत न्यूज़ में बहुत फेवरेट रही थी, आती थी इसकी न्यूज़ रोज़, तो इस न्यूज़ आइटम के बारे में जानेंगे। और लास्टली हम जानेंगे कि इटली के नए पीएम कौन बने हैं, इस न्यूज़ आइटम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक, यूएस ब्लैकलिस्ट Xiaomi एंड CNOOC। यूएस ने क्या करा है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है चाइना की कुछ कंपनी को, Xiaomi उनमें से एक है, CNOOC है, स्काई राइजन है। ये एक उन्होंने कहा गया है कि एक स्टेप है यूएस का कि चाइना पे प्रेशर बढ़ाने का। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 9 कंपनियों को ऐड करा है, जिनके की कहते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज के चाइनीज़ मिलिट्री से लिंक्स हैं, इसीलिए इनको बैन कर रहे हैं। तो कौन कौन सी हैं, Xiaomi जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक स्टेट ओन्ड प्लेन मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना कोमैक, तो इनको भी बैन कर दिया। टोटल 9 कंपनीज को ऐड करा है इस ब्लैकलिस्ट में यूएसए ने। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड्स हैं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है इन चाइनीज़ कंपनी में, उनको अपने अपने स्टेक्स को डाइवेस्ट करना पड़ेगा। और जो मिलिट्री लिस्ट में ये नवंबर तक का टाइम दिया गया है इन कंपनी से यूएस इन्वेस्टर्स को निकल जाने का। और ये इकोनॉमिक ब्लैक लिस्ट है, तो इसका मतलब क्या है, इट फॉरबिड्स यूएस फर्म्स फॉर एक्सपोर्टिंग एंड ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी विद दिस कंपनीज अनलेस अ परमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूएस। तो अगर यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना इनको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगी कोई यूएस की कंपनी, और ना ही कुछ एक्सपोर्ट करेगी यूएस की कंपनी, ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं जो हम डिटेल में समझने वाले हैं हम, ओपन स्काई ट्रीटी। तो न्यूज़ क्या रही, रशिया पुल्स आउट ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी। तो रशिया ने एक ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी, इससे पुल आउट कर दिया है। तो ये ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना कि क्या है ये ट्रीटी। तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, ए अकॉर्ड बिटवीन 30 कंट्रीज दैट अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू फ्लाई अनआर्म्ड रिकॉन्सिनेंस फ्लाइट्स ओवर द पार्ट ऑफ देयर फेलो मेंबर स्टेट। तो 30 कंट्रीज हैं इस ट्रीटी के अंदर, और इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि कोई भी मेंबर किसी और कंट्री के ऊपर अनआर्म्ड, जो बिना वेपन के प्लेन्स हैं, रिकन्सिनेंस जो है इमेजरी ले सकती हैं उन दूसरी कंट्रीज की, ऑफकोर्स विद द परमिशन ऑफ दैट होस्ट कंट्री जिसके ऊपर की ये फ्लाइट ले जाएगी। तो इस ट्रीटी को ये इससे विड्रॉ कर लिया यूएस ने। ठीक है, तो इन नवंबर यूनाइटेड स्टेट ने छोड़ दी थी
पिछले साल नवंबर में ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था। क्यों करा था? उन्होंने कहा था कि रशिया जो है वॉयलेट कर रहा है इसके, हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। अब मॉस्को ने यानी कि रशिया ने कहा है कि क्योंकि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है, जो सबसे बड़ी कंट्री है जिसके लिए हमने ट्रीटी जिनसे साइन की थी, मेन कंट्री यूएस था, इस वजह से करी थी, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो रशिया ने ये इसका अपना पक्ष रखा है। अब मैप्स में जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, पूरा यूरोप लिटरली, और यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी और अमेरिका, ये सब इसके मेंबर थे। तो अब ये ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्या है ये। फर्स्ट इसको प्रपोज किया गया था 1955 में बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर। ये प्रेसिडेंट थे यूएस के। 1955 में इन्होंने प्रपोज किया था कि जो कोल्ड वार की टेंशन्स हैं वो कम हो जाएंगी, कि अब भाई आप एनिमी देश के ऊपर अनआर्म्ड फ्लाइट उड़ा सकते हो, देख सकते हो कि भाई वो बिल्डअप तो नहीं कर रहे हैं एनिमी के बॉर्डर पे, या कुछ प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे वॉर की। तो ये इन्होंने प्रपोज की थी। पर इसको इवेंचुअली साइन कब किया गया? जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 90s में, तो 1992 में नेटो मेंबर्स और फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट में जो कंट्रीज थी यूएसएसआर की, उनके बीच ये किया गया इस ट्रीटी को साइन, और इसको 2002 में इफेक्ट में लाया गया था, जिसमें 35 कंट्री थी इंक्लूडिंग यूएस एंड रशिया एंड अलॉन्ग विद वन नॉन रेटिफाइंग मेंबर किर्गिस्तान। ठीक, अब इसका एम क्या था? तो एम मैंने आपको जैसे बताया, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कि आपस में मेंबर्स के कॉन्फिडेंस बचे कि भाई आप देख सकते हो मेरे आके कि मैं कुछ बिल्डअप नहीं कर रहा हूँ, तो म्यूचुअल ओपननेस रहेगी, इसलिए वॉर के चांस कम रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एम था। और इसका मतलब ये है कि मेंबर स्टेट जो है वो स्पाई कर सकती है किसी होस्ट नेशन पे, उसका कंसेंट लेके। अब वो कंसेंट कैसे लेंगे? कि भाई 72 घंटे पहले आपको बताना है कि हम रेल इमेजिंग करने वाले हैं आपकी कंट्री के पार्ट के ऊपर, और 24 घंटे पहले हम आपको बता देंगे कि हम फ्लाइट इस डायरेक्शन में उड़ाएंगे। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और आप कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर। और जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, ट्रूप मूवमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स, इन सबको सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, सारे जो 35 या 30 मेंबर्स हैं, उनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूएस ने क्यों विड्रॉ करा था? यूएस ने विड्रॉ करा था कि रशिया कंप्लायंट नहीं है इसके ओएसटी यानी ओपन स्काई ट्रीटी के प्रोटोकॉल्स के अंदर। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रशिया जो है वो कहते थे कि जो कलिंगराड है, कलिंगराड एक एक्सक्लेव है ईस्टर्न यूरोप में, जो कि नेटो एलाइज लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है। एक छोटा सा पार्ट है रशिया का, जो रशिया के जो मेन लैंड मास है उससे डायरेक्ट लिंक नहीं है उसका, तो उसके ऊपर वो अलाउ नहीं करता है। तो इस वजह से यूएस ने विड्रॉ करा। अब रशिया क्या कहता था कि आप हमें अलास्का में अलाउ नहीं करते, अलास्का के ऊपर ये वाली ट्रीटी अप्लाई नहीं करते, तो हम आपको कलिंगराड में नहीं करेंगे। तो एक दूसरे को ब्लेम करके फाइनली यूएस ने विड्रॉ करा, और अब जनवरी-फरवरी क्वार्टर में रशिया ने विड्रॉ कर लिया, साइटिंग की यूएस लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? तो ये क्या है, जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी थी, जो बहुत यूएस और रशिया ने 2019 में छोड़ दी थी, तो टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो एक ट्रीटी आपने पहले छोड़ दी थी 2019 में दोनों कंट्रीज़ ने, अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जिससे शांति बने रहने के चांस हैं, वो भी आपने विड्रॉ कर ली दोनों नेशंस ने। इस वजह से जो और ट्रीटीज़ हैं दोनों नेशंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसको कहते हैं, उससे भी जो कि ख़त्म होने वाली थी फरवरी में, उसको रिन्यू करना है नहीं करना वो भी डाउट में हो जाएगा। तो ये ग्रोइंग वर्ल्ड टेंशन्स हैं दोनों साइड से। तो ये जो ट्रीटी से विड्रॉ करना है दोनों कंट्रीज़ का अलग अलग ट्रीटी से, ये बिल्कुल भी सही से साइन नहीं है। तो आगे आने वाली ट्रीटीज भी डाउट में पड़ गई हैं इस वजह से। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फर्स्ट एवर ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एंटर्स इनटू फोर्स। तो पहली जो ट्रीटी आज तक कभी बनी है न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करने वाली, वो अब कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, और ये 21 जनवरी 2021 को हुआ है व्हेन इट एंटर्ड इनटू फोर्स, और ये हिस्टोरिक स्टेप है जो कि वर्ल्ड डेडलिएस्ट वेपन्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उनको प्रोहिबिट करता है। और इसको अपोज कर रही हैं वर्ल्ड की न्यूक्लियर आर्म नेशन, जो भाई ऑलरेडी बना चुके हैं, जो यूएसए है, चाइना है, रशिया है, ये सब कंट्रीज इनको अब अपोज कर रही थी, पर फिर भी ये फोर्स में आ गई। अब ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। ठीक है, तो एक डेकेड लॉन्ग कैंपेन चला था कि यूएस ने जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बिंग करी थी वैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये अब इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन गया है। हालांकि जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। अब ट्रीटी जो है वो यूएन जनरल असेंबली ने जुलाई 2017 में ही अप्रूव कर दी थी, जिसमें कि 120 नेशंस
अब जो यूएन के मेंबर्स हैं अराउंड 200 हैं, उनमें से 120 नेशन ने इसको अप्रूव कहा था, ठीक है। और जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास हैं वेपन्स न्यूक्लियर या जिनके पास समझा जाता है कि हैं वेपन, जैसे यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। नीदर डिड द 30 नेशन नेटो अलायंस, इन्होंने भी इन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो नेटो अलायंस और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। और जो जापान, जहाँ पे कि एक्चुअल न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हिरोशिमा एंड नागासाकी में, उस कंट्री तक ने इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया है। तो जो बाकी नेशंस हैं उन्होंने किया है। तो अब आप समझ सकते हैं ये आ तो गया इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन के, पर इसका कौन कंट्री कितना मानेगी ये इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। ये आप समझ ही सकते हैं वैसे कि खुद से कि कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये फिर भी एक हिस्टोरिक स्टेप है कि हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं इस टोटल न्यूक्लियर प्रोहिबिशन की तरफ। और इसके अंदर क्या है कि आप डेवलप नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते या स्टॉक पाइल नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। तो ये इस ट्रीटी का एम है। मरीन टाइम इंडिया समिट 2021, तो प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड एडिशन ऑफ मरीन टाइम इंडिया समिट 2021 को वर्चुअली इनॉग्रेट करा था। इन्होंने एक हैंडबुक भी मरीन टाइम विजन 2030 की लॉन्च की थी, जिसके अंदर की है कि इंडियन मरीन टाइम इंडस्ट्री को ग्लोबल बेंचमार्क के अंदर लाएंगे हम अगले 10 सालों के अंदर, एंड इट विल हेल्प फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियाज मरीन टाइम इकोनॉमी। और अगले डेकेड में हमें क्या काम करना है, इंडिया का कैसे कैसे हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है, इंडिया को एक ग्लोबल मरीन टाइम सेक्टर के अंदर कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ लाना है, ये इसके अंदर डिस्कस किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी पार्टनर कंट्री कौन थी। सो डेनमार्क जो थी वो मरीन टाइम इंडिया समिट की पार्टनर कंट्री थी, ये पूछा जा सकता है। रेफरेंडम ऑन बुर्का बैन इन स्विट्जरलैंड, तो स्विस वोटर्स नैरोली वोटेड इन बाइंडिंग रेफरेंडम टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक एरिया। तो नैरोली जीत गए रेफरेंडम में, और ये क्या है, जीत का मतलब है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में फेस को आप कवर नहीं कर सकते, बुर्का यानी आप बैन हो जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये स्विस गवर्नमेंट की पोजीशन के भी अगेंस्ट रहा। स्विस गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा ना हो, बुर्का पे बैन ना लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ये नहीं कहना चाहते कि पीपल क्या पहने। पर फिर भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर स्पेशली, उसको देखते हुए वोटर्स ने इसके फेवर में कहा है कि बुर्का को बैन करना होगा हमें पब्लिक प्लेसेस में। अब ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कि स्विट्जरलैंड जो है एक सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि पीपल जो है इश्यूज़ पे डायरेक्टली वोट कर सकते हैं, और रेफरेंडम वही होता है, पीपल किसी भी पॉपुलर इशू पे वोट कर सकते हैं एट नेशनल एंड रीजनल लेवल। तो इस वजह से ये बुर्का बैन हो गया स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें ये डायरेक्टली बुर्का नहीं लिखा गया था, उसमें बस ये लिखा गया था कि फेस कवरिंग नहीं कर सकते हैं आप, चाहे वो इस्लामिक बुर्का हो या फिर मास्क वॉर्न बाय द वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स। तो इसीलिए इसको बुर्का बैन ही कहा गया है। कौन कौन सी कंट्रीज में ऑलरेडी है ये ऐसा, फ्रांस में है, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में ऑलरेडी ऐसे लॉ ऑलरेडी हैं। तो आप कब, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली फेस को कवर नहीं कर पाएंगे जब आप पब्लिक प्लेस पे होंगे। बस इसका एक्सेप्शन क्या है, आप जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर हैं तब आप लगा सकते हैं, या कोई मास्क है जो सिक्योरिटी है हेल्थ की वजह से लगा रहे हैं, जैसे कोविड फेस मास्क है, तो वो इसमें एक्सेप्शंस रखी गई। सऊदी ऑयल रिफाइनरी अटैक, तो ड्रोन स्ट्राइक किए गए थे रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, उसके अंदर एक ऑयल रिफाइनरी में हौथीज़ ने रॉकेट से अटैक किया था, ड्रोन अटैक्स किए थे। अब हौथीज़ क्या है, हौथीज़ एक यमन का आतंकवादी ग्रुप है जिन्होंने 6 ड्रोन से इस साइट को अटैक किया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, अब यमन आप जैसे कि मैप में भी देख सकते हैं एक नेबरिंग कंट्री है सऊदी अरेबिया की, तो इन्होंने अटैक कर दिया है सऊदी अरामको, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज में से एक है, उसको इन्होंने अटैक करा, उसकी एक रिफाइनरी को अटैक करा। अब हौथीज़ कौन है, हौथीज़ एक्चुअली में यमन में एक गवर्नमेंट है जो कि यूएन से अप्रूव्ड है, जो यूएन की बैक्ड गवर्नमेंट है, जो कि सारी वर्ल्ड मानती है, वो यमन में इस्टेब्लिश्ड है। उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। हौथीज़ जो हैं वो यमन की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है और उन पे अटैक्स करते रहते हैं, वो मानते नहीं उसको, वो सिविल वॉर करने को तैयार है यमन के अंदर जो चल रही है। तो हौथीज़ एक तरह से एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि यमन के हैं, जो कि अटैक करा उन्होंने सऊदी अरेबिया को, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे यूएन बैक गवर्नमेंट इन यमन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
अब आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वाड समिट। तो क्वाड के बारे में मैंने आपको अक्टूबर टू दिसंबर सीरीज में डिटेल में समझाया था कि क्वाड क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया है, और इसकी एक फर्स्ट मीटिंग भी हुई थी। तो फर्स्ट एवर समिट जो हुआ है क्वाड का, उसमें पीएम वर्चुअली हुआ है, उसमें पीएम मोदी ने इंडिया कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक को रीएटिरेट किया है। और क्वाड का एम क्या है, और क्वाड का एम क्या है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड चाइनीज एग्रेशन। चाइनीज एग्रेशन को अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये इसका बेसिक एम यही है कि सिक्योरिटी ऑफ नेविगेशन हो, सी ओपननेस हो सी लेन्स के अंदर, और जो है हमारा इंडो पैसिफिक सेफ रीजन रहे किसी भी एग्रेशन से। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन। तो इसकी न्यूज़ पहले जान लेते हैं किस कंट्री से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ही इससे बनता है कि फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन किस कंट्री से रिलेटेड है। तो चाइना ने इंपोर्ट बैन कर दिया था पाइनएप्पल्स का फ्रॉम ताइवान। उन्होंने क्या एलेज किया था कि हार्मफुल क्रिएचर्स हैं इस पाइनएप्पल के अंदर जो ताइवान से चाइना के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ताइवान ने कहा कि ये जो मूव है वो उन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए है, क्योंकि चाइना उसे वन चाइना पॉलिसी के अंडर अपना पार्ट मानता है, अपना ही एक प्रोविंस मानता है, जो कि कभी ना कभी वो उनके साथ मर्ज हो जाएगा। तो चाइना ये कंसिडर करता है, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन मानता है, ठीक है। तो इसलिए ताइवान ने कहा है कि उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा। अब ऐसा क्या है, इतना बड़ा क्या हो गया एक पाइनएप्पल का एक्सपोर्ट बैन करने से। तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ताइवान का, ठीक है। और उसमें से मोस्ट ऑफ द पाइनएप्पल जो है 80% अराउंड द पाइनएप्पल हैं जो उगते हैं ताइवान के अंदर, वो सारे के सारे जाते हैं चाइना के अंदर। तो इस वजह से ये बहुत ही बड़ा झटका है ताइवान की इकोनॉमी के लिए। तो ताइवान की प्रेसिडेंट जो हैं, जो आप फोटो में देख रही हैं पाइनएप्पल को होल्ड करी हुई, साई इंग वेन, इन्होंने पाइनएप्पल चैलेंज एक सोशल मीडिया पे हैशटैग के साथ शुरू किया था ट्विटर पे, कि जो ताइवानीज कंज्यूमर्स हैं वो फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, जिससे कि जो इम्पैक्ट है चाइना में जो पाइनएप्पल ना जाने का, एक्सपोर्ट करने का, वो कम हो जाए इकोनॉमी पे। तो इसके सपोर्ट में क्या हुआ, एक हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन शुरू हो गया, जो ताइवानीज गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इतने ऑर्डर सिक्योर कर लिए हैं इस बैन के बाद, जो कि चाइना का जो बैन है उसको निगेट कर देगा, इस वजह से, इस फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन की वजह से। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत सपोर्ट मिला इस कैंपेन को, यूके, यूएस और इंडिया से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो इस वजह से ताइवान ने कहा कि वी हैव रिसीव्ड ऑर्डर्स ऑफ 5000 टन ऑफ द फ्रूट फ्रॉम जापान ऑल्सो। तो इन सारी कंट्रीज ने ताइवान को सपोर्ट करा, और इस वजह से ये फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन सक्सेसफुल रहा ताइवान के लिए। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, यूएनएचआरसी अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका। तो यूएनएचआरसी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या है, तो यूएनएचआरसी ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया श्रीलंका के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को देखते हुए, और इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग। इंडिया ने वोट ना करा, ना फेवर में ना अगेंस्ट में, एब्सटेन करा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया, एब्सटेन करा इंडिया ने इस वोटिंग पे, जो कि एलेज करता है ह्यूमन राइट वायलेशन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ तमिल एलम वॉर। जो जावा में वॉर थी, उस तमिल एलम वाली, एलटीटी वाली, उसके अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन किए श्रीलंकन आर्मी ने, उसके लिए ये श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। और इस रेजोल्यूशन क्या कहता है, इट कॉल्स अपॉन श्रीलंका गवर्नमेंट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड थरो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है। तो ये एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है यूएनएचआरसी ने, जिसमें इंडिया ने अब्सटेन किया था, कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। मैसिव शिप स्टक इन सुएज कनाल। तो ये तो आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, ये बहुत प्राइम टाइम न्यूज़ का बना था मुद्दा। तो मैसिव शिप जो थी एक स्टक हो गई थी सुएज कनाल के अंदर। तो कंटेनर, उसका नाम था एवर गिवन, जो कि एक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप है, जो कि स्टक हो गया था सुएज कनाल में। ये टॉप 3 में था शायद वर्ल्ड के, जो इतना बड़ा शिप स्टक हो गया था सुएज कनाल में। तो ये क्या हुआ था कि हवा इतनी तेज़ चल पड़ी है सडनली कि ये कंट्रोल नहीं हो पाया, और ये साइड में जाके तिरछा फंस गया था। ये सैटेलाइट की इमेज में नीचे वाली में आप देख सकते हैं। इस वजह से क्या हुआ, मोर देन 180 वेसल्स वर कॉट अप इन द ट्रैफिक ऑन द बोथ डायरेक्शंस द कनाल इन ग्लोबल ट्रेड। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे है ये सुएज कैनाल, उससे आपको आइडिया होगा कि ये लॉस क्यों हो रहा था। और ये कहा गया था कि लॉस अमाउंट्स टू $9 बिलियन ईच डे इन ग्लोबल ट्रेड। तो $9 बिलियन का रोज लॉस हो रहा था ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि ये शिप्स क्रॉस नहीं कर पा रही थी, सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई थी। अब मैं आपको मैप के अंदर समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ और ये कहाँ पे है।
तो है ये है स्विस कैनाल इजिप्ट के अंदर, ये जो आप ये देख रहे हैं ये है स्विस कैनाल यहाँ पे। अब ये पहला क्वेश्चन इससे बनता है, स्विस कैनाल किस किस सीज को कनेक्ट करती है? तो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अगर यूएसए से किसी को या यूरोप से किसी को एशियन कंट्रीज यानी इधर आना हो इंडिया की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ या चाइना की तरफ, तो या तो वो अफ्रीका के नीचे से आए पूरा, या फिर वो मेडिटेरेनियन सी से ये सुएज कनाल लेके यहाँ पे आ जाए। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, अराउंड 8,000 किलोमीटर कम पड़ता है अगर ये वाला रूट फॉलो, सुएज कनाल वाला फॉलो किया जाए। तो इस 8,000 किलोमीटर ना कि हमारा फ्यूल बचता है बल्कि टाइम भी बचता है। तो सारी शिप्स यहीं से जाती हैं और पैसे देती हैं स्विस इजिप्ट को, क्योंकि सुएज कनाल आती है इजिप्ट में। तो इस वजह से ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी शिप्स इकट्ठी हो गई थी, यहाँ पे रेड सी में भी इकट्ठी हो गई थी। तो इस वजह से जो ग्लोबल ट्रेड था वो बॉटलनेक हो गया था, और ये स्विस कैनाल की वजह से जो कि लॉसेस थे वो $9 बिलियन पर डे के हिसाब से थे। और इन्होंने कहा था कि हम ये जापानीज़, जहाँ पे ये जापानीज़ कंपनी है जहाँ पे रजिस्टर्ड थी ये शिप एवर गिवन, उनसे ये हर्जाना वसूलेंगे, ठीक है। तो ये था स्विस कैनाल के ऊपर। अब देख लेते हैं हम लास्ट न्यूज़ आज के वीडियो की, कि न्यू इटालियन पीएम कौन बने। ये पिक में आप देख सकते हैं मारियो ड्रागी। ये आपको याद रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मारियो नाम है, मारियो ड्रागी हैज़ बीन स्वान इन एज द इटालियन पीएम। और ये हैं कौन? फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ थे, जिनको अब न्यू पीएम बना दिया गया है इटली का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखा होगा, और यदि यहाँ तक देख ही लिया तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, वही एक हमारा रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में साइंस और टेक्नोलॉजी के अफेयर्स के साथ, जिसमें कि हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, जनवरी टू मार्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।